नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी और एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2025 स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में इस साल 2025 में मैं आपको एक ऐसा फंड बताने जा रहा हूं और एक ऐसा सेक्टर बताने जा रहा हूं जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 या 3 सालों में एक अच्छा पैसा कमा के आपको दे सकता है। और देखिए, आमतौर पर जब भी मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो देखिए, म्यूचुअल फंड में मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि कम से कम अपना टाइम होराइजन 5 से 6 साल के लेके आइए। और 5 से 6 साल के बिना मैं आपको कभी नहीं बोलता कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। क्योंकि एक आमतौर में आपने देखा ही होगा, पिछले अगर 4 या 5 साल की बात भी करूं तो 3 या 4 साल में आप देखिएगा मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी आती है, इतना ज्यादा उतार चढ़ाव आता है कि कई बार एक आम निवेशक घबरा जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन रहता है कि उस वॉलिटिलिटी से बचने के लिए, उतार चढ़ाव से अगर आप पैनिक नहीं करें, तो इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम अपना 5 साल का नजरिया लेके आए और आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड आपके कितने बेहतरीन पैसे बना के देता है। लेकिन आज जिस सेक्टर की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं और जिस फंड की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, मुझे लग रहा है ये फंड, अगर आपके पास कम से कम 2 से 3 साल का समय है, कम से कम 3 साल का अगर आप समय लेकर भी चल रहे हैं, तो भी ये सेक्टर मुझे लग रहा है आने वाले 3 सालों में एक ठीक ठाक रिटर्न आपको बना के दे सकता है और अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है। और देखिए, आप में से काफी लोग होंगे जो मुझे काफी समय से सुन रहे होंगे, मेरे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे। तो उन सभी को एक चीज तो पता होगी कि मैं आपको हमेशा सेक्टर फंड से दूर रहने के लिए कहता हूं, क्योंकि सेक्टर फंड हमेशा एक रिस्की फंड रहता है और बाकी फंड के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि सेक्टर में बहुत ज्यादा रिस्क रहती है। सेक्टर चलेगा कि नहीं चलेगा उसका उतना अच्छा आइडिया रहता नहीं किसी को। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि सेक्टर फंड की जगह एक नॉर्मल एक्टिव फंड में आप इन्वेस्ट किया करें। लेकिन आज जिस सेक्टर की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि यह सेक्टर आने वाले 3 सालों के लिए अच्छे रिटर्न आपको बना के दे सकता है। लेकिन इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक बार अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, उसके बाद ही आप किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करें। और देखिए, आमतौर में आज जिस सेक्टर की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में ठीक ठाक गिरावट आ चुकी है। कई स्टॉक तो 30 से 40% तक करेक्ट हो चुके हैं। एक ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 10 से 15 या 20% का करेक्शन तो लगभग लगभग काफी सारे स्टॉक में आ चुका है इस सेक्टर के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सेक्टर में काफी अच्छा करेक्शन आ चुका है और मार्केट में अगर आने वाले समय में गिरावट और बढ़ती है, क्योंकि एक डिफेंसिव सेक्टर भी है जिस सेक्टर की मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं, तो आने वाले समय में हो सकता है कि इस सेक्टर में उतनी बड़ी गिरावट देखने को ना मिले। तो डाउनसाइड भी आपको थोड़ा कैप्ट है, हो सकता है आने वाले समय में 5-7% की गिरावट इस सेक्टर में और भी आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर आप 3 साल का नजरिया बना के चलते हैं तो मुझे लगता है आने वाले 2.5 से 3 साल में यह सेक्टर यहां से एक अच्छे रिटर्न बना के आपको दे सकता है। और देखिए, मैं क्योंकि इस समय इस सेक्टर को चूज क्यों कर रहा हूं, आमतौर पर मैं सेक्टर फंड से दूर रहता हूं, लेकिन आने वाले 3 सालों के लिए सेक्टर को चूज करने का रीजन भी है। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, आप सभी को दिख भी रहा होगा कि मार्केट में लगभग 10% की गिरावट आ चुकी है। और इस 10% की गिरावट में आपने देखा होगा निफ्टी लगभग 26,000 से गिर के आज आपने देखा होगा कि 23,500 के आसपास चल रहा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यहां से भी निफ्टी 2025 में हो सकता है कि 5 से 7% की गिरावट और दिखा दे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे क्यों लग रहा है कि निफ्टी में 5 से 6% की गिरावट आ सकती है, हो सकता है वो गिरावट आए या गिरावट नहीं आए। मेरा क्या रीजन है, मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे ये गिरावट आ सकती है, और मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक के बारे में एक वीडियो बनाऊं और मैं आपको बताऊं कि मैं क्या सोच के चल रहा हूं निफ्टी के बारे में, मार्केट के बारे में, और मेरी 2025 में क्या एक्सपेक्टेशन है कि मैं कहां पे मान के चल रहा हूं कि निफ्टी कहां तक गिर सकता है और कहां तक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आ सकती है, मुझे क्या लग रहा है, और ऐसा कौन सा लेवल है जिस लेवल पे मैं एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठा हुआ हूं। तो ये सब जो टॉपिक है ना, इस पूरे टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊंगा। नेक्स्ट वीक तक पूरी कोशिश करूंगा कि इस बारे में एक वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। लेकिन आज जब मैं बैठा हूं, इस बड़ी गिरावट के बाद भी मुझे जो सेक्टर पसंद आ रहा है वो सेक्टर है आपका कंजम्पशन सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर। आज आप देखिए, एफएमसीजी सेक्टर को उठा लीजिए, कोई भी स्टॉक को आप उठा लीजिए, चाहे मैं आपसे बात करूं कंज्यूमर से रिलेटेड कोई भी स्टॉक हो गया, जैसे नेस्ले की, कहां 2700 के आसपास नेस्ले का स्टॉक था, आज नेस्ले का स्टॉक आपका 2100 रुपए के आसपास चल रहा है। डाबर उठा लीजिए ना, 700 रुपए के स्टॉक 500 पे मिल रहा है। बर्जर पेंट देख लीजिए, एशियन पेंट देख लीजिए, कहां 3-3,500 के स्टॉक आज आपको 2200-2300 रुपए के आसपास मिल रहा है। बर्जर पेंट 700-750 के स्टॉक आज आपको 450 में अवेलेबल है। आप एचयूएल के बारे में देख लीजिए, 3,000 से गिरते गिरते आज आपको मेरे ख्याल से 2300 के आसपास चल रहा है। डीमार्ट आप देख लीजिए, डीमार्ट में एक अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, 6,000 के स्टॉक आज आपको 3400-3500 रुपए के आसपास अवेलेबल है। और ये जितने स्टॉक का मैं नाम ले रहा हूं, ये कोई खराब कंपनियां नहीं है, ना ऐसी कंपनियां ये कल डूबने वाली है, ये सब अच्छी कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी और बहुत सॉलिड कंपनी है। लेकिन कहीं ना कहीं कंज्यूमर डिमांड में कमी होने के कारण ये सेक्टर में देखिए लगातार एक अच्छी गिरावट आ रही है।
और ये जो सेक्टर है हमेशा से एक डिफेंसिव सेक्टर रहा है। जब भी मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो इस सेक्टर में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अलग से बाइंग आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लोग डिफेंसिव सेक्टर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सेक्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अच्छे खासे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। हाँ, वैल्यूएशन थोड़े अभी और हाई है, मे भी हो सकता है कि यहां से भी 5 से 10% की गिरावट आ जाए, लेकिन इस सेक्टर पे आपको नजर बना के रखनी चाहिए। और यहां एक या दो स्टॉक की मैं बात नहीं करूं, आप हेवल्स को उठा के देख लीजिए। मेरे ख्याल से हेवल्स 2000 के आसपास का था, आज 1600 रुपए के आसपास चल रहा होगा। और बहुत सारे स्टॉक हैं, आप रिलायंस को उठा लीजिए ना। अब आप बोलेंगे रिलायंस में कंज्यूमर का क्या लेना है, लेकिन रिलायंस में आप देखिएगा इनडायरेक्टली रिलायंस के अंदर रिलायंस जियो का पार्ट भी शामिल है, रिलायंस रिटेल भी शामिल है। तो रिलायंस भी आज आप देखिए कहां 1500-1600 रुपए से गिर के आज आपको 1200 के आसपास मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक हैं जिसमें एक बड़ी गिरावट आ चुकी है। और आप, मैं एक दिन कुछ दिनों पहले देख रहा था, मेरे पास कुछ एक फ्रेंड ने एक ईटीएफ लिया हुआ था निपॉन का, उसका फोन आया था, तो नॉर्मली हमारा डिस्कशन चल रहा था। तो निपॉन का भी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। निपॉन का कंज्यूमर एक ईटीएफ आता है। आप अगर फंड्स में अगर देखना चाहते हैं तो बहुत सारे फंड्स अवेलेबल होंगे, लेकिन आप ये चाहें तो कंजम्पशन से रिलेटेड ईटीएफ भी आप देख सकते हैं। और मैं निपॉन के ईटीएफ को देख रहा था, तो मैं नॉर्मली देख रहा था, उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। तो आप, अगर मैं बोल रहा हूं आपको आने वाले 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, और यहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सेक्टर है, कंज्यूमर सेक्टर है, कंजम्पशन से रिलेटेड फंड है या कंज्यूमर ईटीएफ है, ये जो ईटीएफ है या फंड है, आने वाले समय में आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। हाँ, कंज्यूमर से रिलेटेड कुछ स्टॉक है जो कि अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूं कि बहुत सारे स्टॉक, लगभग 60 to 70% ऐसे स्टॉक हैं जो कि आज की डेट में मार्केट लीडर हैं, लेकिन मोनोपोली रखते हैं, लेकिन अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। कुछ ना कुछ रूरल इंडिया में, ग्रामीण भारत में डिमांड की कमी भी हम कह सकते हैं इसका रीजन हो सकता है। और बहुत सारे मार्केट में आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो चुके हैं, जिसके कारण हो सकता है कि बड़ी बड़ी कंपनी को नुकसान हो रहा हो। लेकिन ये ऐसी कंपनियां नहीं है कि जो डूब जाएंगी, ये वापस से बाउंस बैक करेंगी। कहीं ना कहीं जैसे डिमांड वापस इंक्रीज होगी, रूरल इंडिया में, ग्रामीण भारत में वापस डिमांड इंक्रीज होगी, थोड़ी महंगाई कंट्रोल में आएगी, महंगाई काबू में आएंगी, ब्याज दरें कम होंगी। जब ब्याज दरें कम होंगी तो हो सकता है होम लोन्स की ब्याज भी कम हो। जब होम लोन्स की ब्याज कम होंगे, ब्याज दर कम होगी होम लोन्स की, तो हो सकता है कि एक आम आदमी के पास पॉकेट में कुछ पैसे बचे, और जब वो पैसे बचते हैं तो वो पैसा कहीं ना कहीं खर्च करेगा। वो अपने लिए कुछ ना कुछ लग्जरी आइटम में खर्च करेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में खर्च करेगा, कहीं घूमने जाने में हो सकता है खर्च करे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये सेक्टर लग रहा था कि एक अच्छा लग रहा है, कंज्यूमर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर लग रहा है कि जो कि मुझे लग रहा है आने वाले 3 सालों में, 4 साढ़े 3 सालों में आप देखिएगा बहुत बेहतरीन रिटर्न बना के दे सकता है। तो अगर आज से 3 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप चाहें तो कंज्यूमर से रिलेटेड फंड या कंज्यूमर से रिलेटेड जो कंजम्पशन से रिलेटेड फंड होते हैं या कंजम्पशन से रिलेटेड ईटीएफ होते हैं, उन ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार मैं वापस से कहना चाहूंगा कि जब भी आप इस कोई भी सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करें, तो एक बार अपने एडवाइजर से या डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह जरूर लिया करें। देखिए, जब भी मार्केट में बड़ी गिरावट आती है ना, और आज देखिए फॉर एग्जांपल कि डीमार्ट को उठा लीजिए आप, डीमार्ट में कोई ऐसा बुरा नहीं लग रहा, कंपनी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, लेकिन डीमार्ट आप लोगों को 5,000 के रेट में पसंद था, लोग 5,000 6,000 के रेट में लेना पसंद कर रहे थे। लेकिन आज वही स्टॉक जब 3,500 का आ गया तो हम लेने में डरते हैं कि यार और ना गिर जाए, और ना गिर जाए। जब कंपनी का समय खराब आता है, एक अच्छी कंपनी है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाएगा, टेक्निकली साउंड कंपनी है, अगर फंडामेंटल साउंड है, उसके सब कुछ बढ़िया है, अर्निंग लगातार कंपनियों की बढ़ रही है, रेवेन्यू लगातार कंपनियों का बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ डिमांड सप्लाई का खेल है, किसी कारण से स्टॉक का प्राइस गिर रहा था, या तो वैल्यूएशन को भी एडजस्टमेंट चल रहा हो, वैल्यूएशन एडजस्ट हो रहे होंगे, किसी भी कारण से अगर स्टॉक का प्राइस गिर रहा है और लगातार कंपनी की अर्निंग बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो वो कंपनियां में ये आज मौका दे रही है आपको कि आप इस रेट में उसके स्टॉक को खरीदें, परचेस करें। और देखिए, यहां पे मैं डायरेक्टली स्टॉक की मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं ईटीएफ की, कंज्यूमर से रिलेटेड ईटीएफ। आपको जो ईटीएफ पसंद हो, अच्छे लग रहे हो, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करें। आप अगर फंड्स में लेना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में, तो कंज्यूमर से रिलेटेड बहुत सारे कंजम्पशन फंड अवेलेबल हैं, काफी सारी कंपनी के लेवल होंगे, टाटा का होगा, कोटक का होगा, आपके पास मोतीलाल का होगा, एचडीएफसी, बहुत सारी कंपनियों के जिनके कंजम्पशन के फंड अवेलेबल होंगे, और कई कंपनियों के तो मुझे नाम भी नहीं मालूम किस किस के फंड होंगे अवेलेबल। तो आप इन फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहां से और अगर बड़ी गिरावट आती भी है तो एक तो ये ऐसा सेक्टर है जो कि डिफेंसिव सेक्टर है, अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो यहां इनडायरेक्टली बाइंग भी होती है डिफेंसिव सेक्टर होने के कारण, तो यहां से बड़ी गिरावट मुझे दिख नहीं रही है। और अगर इस लेवल से भी ये फंड्स या ये सेक्टर के फंड्स जो है अगर 5 से 10% गिरावट दिखाते हैं, तो उस टाइम भी आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जैसे आप देखिएगा 2 या 3 सालों में थोड़ा सा डिमांड बढ़ेगी, थोड़ा महंगाई कम होगी, महंगाई काबू में आएगी, थोड़ा ब्याज दरें कम होंगी हमारे यहाँ की, तो देखिएगा धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी।
और जब ये डिमांड बढ़ेगी आने वाले 2 या 3 सालों में, तो वापस से ये कंपनियां नए लाइफ टाइम हाई बनाएंगी। और जब ये कंपनियां वापस से अपने नए लाइफ टाइम हाई बनाएंगी, उस समय देखिएगा आपका फंड आपको कितने अच्छे रिटर्न बना के दे रहा होगा। और देखिए, यहां जो मैं सेक्टर फंड की बात कर रहा हूं ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इन फंड्स को उठाओ आप और लाइफ टाइम के लिए लेके बैठ जाओ। ये मैं कोई लाइफ टाइम के लिए नहीं बोल रहा हूं कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए लेके बैठे रहो। ये फंड 15 या 20 साल में भी अच्छा रिटर्न बना के देंगे। लेकिन अभी लग रहा है कि ये पूरा सेक्टर एक डाउन साइकिल में चल रहा है, और जब चीजें डाउन साइकिल में हो, अच्छी चीज आपको गिरे हुए रेट में मिल रही हो ना, उस समय आपको वहां इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि आज मैं आपसे कंजम्पशन से रिलेटेड फंड या ईटीएफ में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूं। और 3 या 3.5 साल में आप देखिएगा, जब भी आपको लगे कि आपने एक अच्छा रिटर्न बना चुका है, आपका अच्छा पैसा बन चुका है, तो आप चाहें तो यहां से प्रॉफिट बुक करके आप किसी और सेक्टर में उस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली आप सभी को मालूम है कि मैं हमेशा सेक्टर फंड या इंडेक्स फंड के बारे में आपसे ज्यादा बातें नहीं करता, ना तो ईटीएफ के बारे में ज्यादा आपसे बातें करता हूं। और इसके पहले भी अगर मैंने किसी भी सेक्टर फंड का वीडियो बनाया था, तो मुझे मेरे ख्याल से याद है, आज से 1.5 साल, क्या 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया होगा, 1.5 साल पहले मैंने, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर 2023 में अप्रैल या मई में मैंने एक वीडियो बनाया था आईटी सेक्टर के बारे में। और वहां पे देखिए, जब मैं नॉर्मली ईटीएफ की बात की था आईटी के, उस समय मेरे ख्याल से मैंने निपॉन का ही था या आईसीआईसीआई का कोई ईटीएफ था आईटी सेक्टर का, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो 26 से 27 रुपए के आसपास अवेलेबल था। और आज वही ईटीएफ देखिएगा आप, लगभग 45 या 43 रुपए के आसपास हो चुका है। तो 1.5 साल में आप खुद देखिए एक अच्छे वैल्यूएशन, क्योंकि मुझे लग रहे थे उस समय आईटी सेक्टर के, इसलिए मैंने वहां पे आईटी से रिलेटेड फंड में आपको इन्वेस्ट करने की सलाह दी थी। और जो जिस फंड और ईटीएफ की मैं बात कर रहा हूं, आप खुद देखिए ना, 26 रुपए से आज बढ़ के वो 43 से 45 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। और कुछ इसी टाइप का मुझे कन्विक्शन आ रहा है आज कंजम्पशन से रिलेटेड ईटीएफ के अंदर या कंजम्पशन से रिलेटेड फंड्स के अंदर, इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर मे भी यहां से 10-12% की गिरावट आएगी। अच्छी ही बात है, और गिरावट आए, लेकिन ये वो लेवल आ चुके हैं जहां से आप इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, नजरिया आपका 3-3.5 साल के ऊपर का नहीं होना चाहिए। जैसे आपको लगे कि आपके अच्छे पैसे बन चुके हैं, तो आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करिए और आप उस पैसे को कहीं और भी इन्वेस्ट करें। क्योंकि एक साइक्लिक रहता है, आज अगर लग रहा है कि डाउन साइकिल में है, कभी ना कभी अप साइकिल आएगी और उसके बाद वापस यहां देखिएगा डाउन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो सेक्टर फंड में थोड़ा सा आप साइकिल का ध्यान रखा करें कि कब कौन सा सेक्टर अच्छा करने वाला है, कब कौन से सेक्टर से आपको बाहर निकलना है। इसका थोड़ा आप, इस बात पे आप थोड़ा सा नजर बना के रखा करें। तो एक बार वापस से मैं आपसे यही कहूंगा, मुझे आने वाले 3 से 3.5 साल के लिए, इस नए साल में, आईटी में मैं तो अभी भी इन्वेस्टेड हूं, आईटी के लिए तो मैं अभी बात करूं, लेकिन आईटी में अच्छा खासा रिटर्न आ चुका है। आईटी सेक्टर में अगर आपकी 5, 10, 15% की गिरावट आती है, तो वहां पे भी आप थोड़ा पैसा डाल सकते हैं। लेकिन कंजम्पशन सेक्टर जो है ना, उस सेक्टर को आप ध्यान रखें, अपने एडवाइजर से बात करें। और अगर आपका एडवाइजर आपके पोर्टफोलियो को देख के सलाह देता है कि हाँ, आपको वहां इन्वेस्ट करना चाहिए 3 सालों के लिए, 3.5 सालों के लिए, तो आप उस सेक्टर को प्रेफर कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आपको किसी भी टाइप का अगर डाउट रहता है मेरे वीडियो में, तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो नीचे जो मेल आईडी चल रही है आप उसमें हमें मेल कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे दिया हुआ है उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब दे सकें। तो देखिए, यहां एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाहूंगा, यहां कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं मैं कि आप यहां पे इन्वेस्ट करना ही कंपलसरी है। डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। अगर आपका पोर्टफोलियो आपको अलाउ करता है कि आप कंजम्पशन से रिलेटेड फंड्स में या उस पर्टिकुलर सेक्टर में, एफएमसीजी से रिलेटेड सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप इस सेक्टर पे ध्यान दें, अपने एडवाइजर से बात करें, और एक बार इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और एक बार और कहना चाहूंगा, यहां पे कोई मैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूं कि आपको 10, 15, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। यहां मैं केवल 3 या 4 सालों की बात कर रहा हूं। अगर आप 3-3.5 सालों के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये सेक्टर मुझे एक अच्छा वैल्यूएशन में नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहां से ये सेक्टर और अच्छे रिटर्न बना के आपको दे सकता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बार फिर से आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।